जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जिसमें आज हम 11th क्लास के सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स पे हमारी अध्ययन आज से पहली क्लास है। इकोनॉमिक्स पे हमारी अध्ययन होगी। यह उन सभी लोगों के लिए है जो 11th या किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। उन सभी लोगों के लिए यह कक्षा लाभप्रद होगी। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। इसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अगर हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में तो ओवरऑल जिसमें कहता है इकोनॉमिक्स मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। यह जो मानव का व्यवहार होता है, जो मानव से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उसका यह अध्ययन है। स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर्स, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसी में यह क्या है, असीमित इच्छा। जैसे आप देखते हैं कि एक जो मनुष्य होता है उसकी जो वांट्स होती है वह अनलिमिटेड होती है। उसी में जैसे उसको अगर मान के चलिए उसको पूरा करने वाले जो भी कारक होते हैं, जो फुलफिल करने वाले जो कारक होते हैं, अगर उन कारकों की चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें जो हमारी संसाधन है सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। यानी अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति, गांधी कहते थे कि अगर किसी की जरूरत को पूरी करनी हो तो दुनिया में संसाधन इतने हैं कि जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर उनके इच्छाओं को पूरी की जाए, क्योंकि इच्छा तो संसाधन कम पड़ जाती है, क्योंकि इच्छा उनकी अनंत होती है, इसीलिए अनलिमिटेड वांट्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज हम देखते हैं। फिर इसी में है जो दुर्लभ स्कार्सिटी जो होती है, इसमें आर्थिक समस्या क्या क्या आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। तो इसमें जब देखते हैं यह चूज सिलेक्शंस की बात होती है, और यह प्राथमिकता जो प्राइमराइज्ड होती है उसके बारे में होती है। तो स्वाभाविक है जैसे इन सब साधनों को हम देखते हैं कि किस तरह से इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि जो समस्या यानी प्रोवाइड फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स क्या होती है। दूसरी उसी चीज को सांख्यिकी में हम बात करते हैं और इधर अर्थशास्त्र में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह समस्या से संबंधित तथ्य यानी तो देखते हैं समस्या से संबंधित तथ्य प्रोवाइड डेटा टू मेक प्लान्स टू पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। वह डेटा हम यही अर्थशास्त्र की जो सांख्यिकी शाखा है इसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर देखिएगा आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे अगर मान के चलिए कोई कंजम्पशन करता है, वस्तुओं का कंजम्पशन करता है, तो उसके लिए प्रोडक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जो प्रोडक्शन होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इस पे फोकस होता है। इसी चीज को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी जीवन का सामान्य कारोबार, इसी में हम अध्ययन करते हैं आर्थिक गतिविधि के बारे में। फिर सांख्यिकी में देखते हैं तो इसके अर्थ यानी मीनिंग को समझने का, कार्य को समझने का, क्षेत्र को समझने का, महत्व को समझने का हम इसके बारे में भी देखते हैं। उसी तरह से अगर बात करते हैं बहुवचन के रूप में, या हमने एक वचन के रूप में देखा, और बहुवचन के रूप में यानी इसमें कहता है कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फैक्ट्स इन सिग्नेचर सेंस। जैसे एक वचन में, तो इसमें आप देखते हैं सांख्यिकी विधियां क्या होती हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में। फिर कलेक्शन ऑफ अ डेटा, कि डाटा का जिस तरह से हम डेटा जो संग्रह करते हैं, उन संग्रह के माध्यम से हम किस तरह से इसको कलेक्ट करते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा यानी व्यवस्थितीकरण क्या होता है। फिर
प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा यानी प्रस्तुतिकरण इसकी क्या होती है, एनालिसिस ऑफ ए डेटा उस क्या होती है, और इंटरप्रेशंस ऑफ डेटा या क्या होती है, निर्वचन, इसके बारे में यह हमारा मेन जो हम इन सब विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिएगा उसी चीज को कहता है कि जिसमें इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल टू सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज दैट कुड have alternatives uses in the order to produce various commodities and services that satisfied their wants and distribute them for consumption amongst various persons and groups in society। जिसमें हम कंज्यूमर के बारे में देखें, कंज्यूमर के बारे में अध्ययन हमारी होती है, कंज्यूमर के बाद प्रोड्यूसर्स के बारे में होती है, सेलर्स के बारे में, सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, सर्विस होल्डर के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में हमारी जो अध्ययन होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी में हम चर्चा करते हैं जिस चीज को कहा अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन में तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब उसी चीज को हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें किसी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है कैसे किया जाए, उत्पादन जो हो गई तो कंजम्पशन यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन उसका करते हैं, कंजम्पशन के हिसाब से हम उस वस्तुओं की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यही अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, देखिएगा जिसमें हम उपभोक्ता देखते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, जिसको कहता है कि उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो जिसको कहता है कि कंज्यूमर्स, अ कंज्यूमर इज वन ऑफ हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस वांट्स, यानी कंज्यूमर वो होते हैं जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से किसी गुड्स को परचेज करते हैं और उनसे उनको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसी को कंज्यूमर्स कहते हैं जो कि अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से किसी वस्तु को खरीद करके परचेज करने का काम करते हैं। यानी एक उपभोक्ता वह है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। क्रय जो हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पढ़े थे, जिसको सीपी और एसपी पढ़ते थे, सीपी और एसपी, यह हम लाभ और हानि के चैप्टर में पढ़ते थे। उसी में यह जो इसका क्रय किया किसी भी वस्तु का, मान के चलिए आपको मेडिसिन की जरूरत है, आपने कोई मेडिसिन लिया जिसमें आपको फीवर है तो आप पीसीएम परचेज करते हैं, परचेज कब करा, जब आपको इसकी जरूरत है और आप इससे सेटिस्फाइड हो रखे हैं या सेटिस्फाइड हुए हैं तब इसको परचेज किए हैं। तो यह आपकी जरूरत के हिसाब से आपने इसको, तो क्या हुआ, यह आप उपभोक्ता है जो उपभोग किए आपने एक मेडिसिन को। ठीक है, मेडिसिन को जो आपने उपभोग किया उसी के बाद देखते हैं कि कहता है कि जो उत्पादक क्या होते हैं। अब प्रोड्यूसर भी तो चाहिए, यह आपके प्रोड्यूसर भी। फिर अब जो उपभोक्ता हुए, अब उत्पादक कौन होते हैं, वह व्यक्ति जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। मतलब वह व्यक्ति जो इनकम कमाने के लिए किसी भी चीज का उत्पादन करता है उसी को कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक, जैसे हमने देखा सेलर्स, अ सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बारे में हम देख रहे थे। प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, यानी जनरेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम कमाने के लिए जो चीज का उत्पादन करते हैं। ठीक है,
विक्रेता आपने देखा वह व्यक्ति जो लाभ कमाने हेतु वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेवाओं को बेचने का काम करता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या होता है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं। जो सेवा प्रोवाइड करवाते हैं उन्हीं को सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जिसमें अगर हम चर्चा कर सकते हैं तो कहता है कि वह है सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता वह है जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए स्वयं के लिए क्लिनिक में एक डॉक्टर, ठीक है, यानी उदाहरण स्वयं के लिए क्लिनिक में एक डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वह भी आपको एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सम काइंड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ अदर फॉर अ पेमेंट्स। एग्जाम्पल अ डॉक्टर वर्किंग इन हिज ऑन क्लिनिक। एक डॉक्टर, मान के चलिए सपोज दैट कोई सर्विस प्रोवाइडर है और मान के चलिए कि कोई सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है, सर्विस प्रोवाइडर हु, मान के चलिए एक डॉक्टर साहब है, वह अपना एक क्लिनिक बना रखे, ठीक है। इस क्लिनिक में यह इनकी ऑन क्लिनिक है और यह यहां पे क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, सर्विस देते हैं। जो सर्विस देते हैं, इनकी जो सर्विस है, क्योंकि कोई एक पे किया, अब स्वाभाविक है कि अगर कोई पेयर है तो इसके बदले में यह सर्विस देते हैं, इन्हीं को सर्विस प्रोवाइडर कहता है। या मान के चलिए हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम टिकट लेते हैं, टिकट के बदले हमको टॉकीज वाला या जो भी होता है वह मूवी दिखाने का काम करता है, तो यह हमें मूवी प्रोवाइड करवाई, तो यह भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। या एक फ्लिपकार्ट का वेंडर या फ्लिपकार्ट का जो भी लड़का होता है, बॉयज होता है, वह भी आपको वस्तु, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको वहां पे कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी वस्तुओं को लेकर के आपके पास आता है, वह भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब कहा यानी इतना हमने सर्विस प्रोवाइडर देखा। अब सर्विस होल्डर कौन होता है। सर्विस होल्डर जो होता है, जैसे मान के चलिए एक संस्था क्लिनिक की है, एक मतलब सरकारी संस्था या कोई भी प्राइवेट संस्था, एक हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर साहब वहां पे जाकर के काम कर रहे हैं, वह सर्विस होल्डर होते हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्विस को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखिए फिर क्या, इसी चीज को क्या कहा, अ सर्विस होल्डर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम other persons and get paid for it in the form of a wages or salaries. Example, a doctor doing job in a hospital, a doctor doing job in a hospital, ठीक है। सेवाधारक यानी वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक चिकित्सालय में नौकरी करता एक डॉक्टर साहब, ठीक है। आगे देखिएगा, अब एक्टिविटी देखते हैं, गतिविधियां क्या होती है। दो तरह की गतिविधियां होती है, अगर हम चर्चा करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एक आप देखते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, यानी गैर आर्थिक क्रिया, नहीं आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिकल, एक नॉन इकोनॉमिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। जिसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम देखते हैं या आगे चर्चा करते हैं तो कहता है आर्थिक गतिविधि क्या होता है। आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें कहता है देयर दोज एक्टिविटीज हु इंक्रीज द follows of income in the economy are called economic activities, productions, consumption and capital formation। अगर इस तरह की अगर हम बात करते हैं या अगर घटना होती है जो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक वाली घटना अगर बात करते हैं जिसमें इकोनॉमिक और इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें किस तरह की अगर घटना होती है, आर कॉल्ड, जिसमें आप देखते हैं दोज एक्टिविटीज हु इंक्रीज द फॉलो ऑफ इनकम। अगर इसमें हम इनकम अगर बढ़ाने का काम होता है, इंक्रीज होता है इनकम, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें कुछ चीज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चर्चा करते हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है एंड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, दे आर समथिंग। आगे नन में देखते हैं जिसमें एक चर्चा करता है कि दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट इंक्रीज द फॉलो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड नॉन, जिसमें आपका जो इनकम नहीं बढ़ता है, नॉट इंक्रीज, इनकम नॉट इंक्रीज, अगर इनकम आपकी नहीं बढ़ती है, जैसे इसमें देखिएगा कहा दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट इंक्रीज द फॉलो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमिक आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर अ डॉक्टर treating his child at home, माने एगो डॉक्टर साहब अपने घर पर अपने बच्चों का इलाज करता है, तो इनको कोई इनकम होगा? नहीं होगा। उसी तरह से इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसी चीज को कहा आर्थिक क्रिया में, कहा कि वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रभाव को वृद्धि करती है, मतलब यह जो आय है, इनकम आय को बढ़ाने का काम करती है, वृद्धि करती है, यानी आर्थिक गतिविधि कहलाती है। उदाहरण के लिए उत्पादन हुआ, आपने देखा उत्पादन देखा आपने, उत्पादन के बाद ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल उत्पादन देखा, उपभोग देखा, उसके बाद आपने आदि अगर देखते हैं तो इसको आप कह सकते हैं। एक है एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार यह जीवन का सामान्य कारोबार है। बिल्कुल, एल्फ्रेड साहब एक थे जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कहा यह जनरल फेनोमेना है, जनरल फेनोमेना है जो, अब देखिए जनरल फेनोमेना कहने का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक है किसी वस्तु का आप प्रोडक्शन करते ही हैं। जब प्रोडक्शन करते हैं किसी वस्तु का, जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कंजम्पशन भी कीजिएगा, कंजम्पशन कीजिएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन में यानी आपको मिलेगा ही। जो अगर बंदा पूंजी लगाएगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो कैपिटल के तौर पे लगाया है, तब तो उसको मिल रहा है। तो इसी चीज को यह करते हैं एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यह एक जनरल फेनोमेना है, ठीक है, जो सामान्य। आगे गैर आर्थिक क्रिया में वो सभी गतिविधि जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करते हैं, गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती है। उदाहरण के लिए रक्तदान, जैसे सपोर्ट दैट, इसमें हम बात करते हैं रक्तदान करते हैं। अब किसी को खून की कमी हो गई, मान के चलिए कि आपको खून की कमी हो गई, तो जो खून की कमी हो गई, अगर रक्त आप कोई सगे संबंधी है, मान के चलिए आपके कोई कजन है, तो कजन के द्वारा आपको ब्लड डोनेट की जाती है। जो ब्लड डोनेट की जाती है, क्या वो आपसे कोई रकम लेते हैं? नहीं लेते हैं। इसीलिए यह नॉट इंक्रीज हुआ इनकम में, जिसके कारण से इनको नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब दुर्लभता क्या होती है? स्कार्सिटी जिसको हम कहते हैं, जो अभी हमने चार्ट बना करके देखा है, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होती है, जिसमें कहता है कि दुर्लभता से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। जैसे अभी हमने पीसीएम का उदाहरण लिया, जैसे अभी हाल फिलहाल कोविड था, कोविड-19 था, हर क्लिनिक पर पीसीएम की लूट हो गई, यानी पैरासीटामोल की लूट हो गई।
तो डिमांड हाई था, और डिमांड जब हाई होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कम होती है तो यह रेट भी डिमांड के हिसाब से अपने मनमाना ढंग से लेने लगते हैं। तो यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कम था तो डिमांड इसकी बढ़ गई, तो स्कार्सिटी किसकी हो गई, पीसीएम की स्कार्सिटी हो गई। इसी चीज को कहा कि उपलब्धता कम हो गई इनकी। चलिए आगे देखिएगा, फिर क्या कहा, इसमें कहा आगे, उसी चीज को आगे देखा हमने। तो दुर्लभता यानी स्कार्सिटी के बारे में हमने देखा, कहा इट रिफर टू अ सिचुएशन इन विच सप्लाई of any goods services to resources in limited in relation to its demand। ठीक है, relation to its demand। scarcity is a root cause of all economic problems। scarcity क्या है, एक रूट्स है जो all economics problem का कारण है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अनलिमिटेड वांट्स, आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई वांट्स, मतलब जिसमें कहा कि आपके सीमित संसाधन है और इच्छा को पूर्ण करने वाले, मतलब लिमिटेड संसाधन है। जैसे मान के चलिए कि एक ट्रक, अगर मान के चलिए एक ट्रक या एक ठेला, कोई भी वस्तु है, सपोर्ट दैट, ठीक है, हटा दीजिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, कोई भी है, ठीक है। अब यहां पे कोई व्यक्ति अकेला एक ठेला खरीद लिया, एक ठेला, सामान जो भी इतने हैं, ऑब्जेक्ट जो भी इसके पास है, वह सारे खरीद लिए इन्होंने। तो बाकियों के पास भी तो जाने चाहिए थे, तो इनकी वांट्स अधिक है। तो जब यह वांट्स अधिक है और जो रिसोर्सेज है वह लिमिटेड है, तो दिक्कत होती है। इसीलिए इच्छाओं को थोड़ा दबाइए, इच्छा को दबा करके रखिए, और जितने वांट्स है उसमें सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके काम चलाइए। रिसोर्सेज में हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो कहा वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन। अब मान के चलिए जो अभी हाल फिलहाल हमने ऊपर में पीसीएम की चर्चा करी, पीसीएम की चर्चा करी, तो पीसीएम अगर नहीं भी है तो इस जगह पे हम निसी प्लस ले लेते हैं, निसी प्लस ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनियां हैं, या नाइस है उसको ले लेते हैं। तो यह एक विकल्प के अलावा भी दूसरी विकल्प खुली थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहा, उसी चीज को कहा कि वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधन भी होने चाहिए मार्केट में, जिससे विकल्प के तौर पर आप इसको चयन कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर कहा, देखिएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सांख्यिकी को 2 अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें अगर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, अगर बात करते हैं तो इसको मेनली 2 अर्थों में, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, इस तरह से हम इसको व्यक्त करने का काम करते हैं। तो हमने देखा जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इनको सिंगुलर एक वचन और बहुवचन के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। जिसमें एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या कहता है, स्टैटिस्टिक इन द सिंगुलर सेंसेस, इन अ सिंगुलर सेंसेस स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जिसमें हमने देखा कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और संख्या, उसके बाद संख्या व्याख्या करने की विधि का विवेचन करता है। मतलब यह वह सब्जेक्ट है जिसमें सिंगुलर वाले में कोई भी चीज की ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम इसको देख सकते हैं कि जिसके आंकड़े को इकट्ठा करना और किसी सिंगल वस्तु के बारे में उसको एक्सप्लेन करना, यह कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्लूरल वाले में क्या कहता है, स्टैटिस्टिक इन अ प्लूरल सेंस, जिसमें कहा इन अ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेटेड ऑफ अ न्यूमेरिकल फैक्ट, जिसमें न्यूमेरिकल फैक्ट के तौर पर नंबर में देखते हैं। उसी चीज को कहा which can be placed in the relations to one another and which may be affected by multiplicity of causes। हाँ, जिसमें हमने देखा कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक
तथ्यों के समूह, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या के, जैसे 10, 20, 50, 60 ऐसे करके किसी चीज को कलेक्ट कर लिए, उसके मतलब यह संख्या का क्या हो गया, ग्रुप्स हो गया, ग्रुप्स ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, नंबर्स। उसी चीज को कहा जिन्होंने एक दूसरे के संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और है, तथा जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है, पर्याप्त एक सीमा तक, कोई भी सीमा तक वह किसी चीज से प्रभावित होने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी, यानी बहुवचन के रूप में सांख्यिकी हो गया। अब बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता क्या क्या हो सकती है, तो अगर विशेषता की बात करते हैं बहुवचन के रूप में, प्लुरल के रूप में, अगर इसमें हमने देखा कि यह कलेक्शन होता है, यह हमने देखा इसमें कि कुछ कलेक्शन होते हैं, मतलब संग्रह होते हैं, कलेक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कोई कलेक्शन किया कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर प्रेजेंटेशन उसको करता है, प्रेजेंटेशन होती है, एनालिसिस होती है, फिर उसी तरह से हमने देखा इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ अ नंबर ऑफ डेटा के, और फिर हमने देखा इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा की होती है। अब इसी चीज को प्लुरल वाले में हम चर्चा करते हैं, जिसमें देखा कि एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स होती है, यानी जो संख्या होती है उसके बारे में, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स होती है, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं यानी तथ्यों का समुच्चय होता है, एग्रीगेशन के बाद न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है किसी चीज को। फिर उसी चीज को देखते हैं कि कलेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर, यानी एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना किसी भी चीज को। फिर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पसेस, यानी एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है, कोई भी एक गोल सेट कर लिया जाता है कि इसके लिए हमको इतनी चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए गोल बना करके, जैसे 100, 50, 500, 1000, तो एक गोल बना करके, जैसे मान के चलिए कहीं भी कोई कंपनी लगी है, कोई कंपनी मान के चलो अपने एडवर्टाइज को कर रही है, तो उसका एक गोल है कि हमें यहाँ पे, या फोर्ड कंपनी की है इस जगह पे, मान के चलो कहीं भी किसी भी स्टेट में, लखनऊ, बॉम्बे, कहीं भी, यहाँ हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होगा कम से कम यहाँ हमको 200 गाड़ी उतार करके लगाना, तो उसका गोल है कि हमको 200 गाड़ी का यहाँ पे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। उसी चीज को एक गोल लक्ष्य के तौर पर देखती है। फिर कहा कलेक्शन विद रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी जिसमें कहा कि सटीकता, सटीकता का उचित स्तर, उससे पहले एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया। आपको जानते हैं कि उद्देश्य क्या था, आपने ज्यादा से ज्यादा बेच करके लाभ कमाना। उसके बाद देखा कि सटीकता का उचित स्तर, उसके बाद तुलना के लिए एक दूसरे से संबंध में रखने जाने का योग्य और विभिन्न कारणों से प्रभावित। तो तुलना क्या करेगी, मान के चलिए कि वहां BMW कार लगी हुई है और इधर फोर्ड लगा, तो दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन होगा, तुलना होगा। इसको स्टेज में इस तरह से अगर देखते हैं तो हम इसको स्टेज में इस तरह से इसको बांटा जा सकता है, जैसे कि यानी अवस्था में आंकड़ों का संकलन किया, यह संगणना तथा निर्देशन, यानी जो इसको देखते हैं कि सेंसस एंड सैंपलिंग किया। उसके बाद आंकड़ों को व्यवस्थितीकरण, जो आंकड़ा होता है उसको ऑर्गेनाइज ऑफ अ डेटा, डेटा को इकट्ठा करना। फिर आंकड़ों का आप देखते हैं अरेंज ऑफ अ डेटा एंड द टैली बार, तो इसको फिर टैली बार के माध्यम से अगर देखते हैं, जिसको विन्यास तथा मिलान करना, इसको विन्यास, आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखा। उसी तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा, यानी तालिका, ग्राफ, चित्र, यानी टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राफ्स, ठीक है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ ए डेटा, जिसको देखते हैं कि औसतों यानी प्रतिशतों सह संबंध तथा प्रतिगमन के बारे में देखते हैं, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, कलेक्शंस एंड रिग्रेशंस
कोफिशिएंट्स इसके बारे में, फिर इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए डेटा यानी औसत प्रतिशत का विस्तार तथा विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री इसके रूप में, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है कि चेंज होते रहता है, कांस्टेंट तो नहीं होता है, इसी तरह से इसको देखते हैं। फिर कहा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता क्या होती है, यह हमने देख लिया। अब सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं उसको जरा देखते हैं, जिसमें हम देखा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें कहा था कि औसत प्रतिशत का विस्तार, किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा विस्तार, विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री करना। तो यहां से आगे उसी चीज सांख्यिकी के कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कहा टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, जो कॉम्प्लेक्स जटिल फैक्ट होती है उसको सरल तथा संक्षिप्त करना, फिर तथ्यों का निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना, नीति निर्माण में सहायता करना, पूर्वानुमान में सहायता करना और तथ्यों की तुलना करना, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बांटना और विभिन्न आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों को ज्ञात करना, जिसमें कहा आगे कि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनिट फॉर्म्स, टू फैसिलिटेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, to help in forecastings, to make comparisons of facts and to find the relationship between them, ठीक है। आगे या to enlarge individuals knowledge and experiences, इसमें उसके बाद अब देखते हैं कि यह क्या कहता है। कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में यह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है कि एवरी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड वेरियस इकोनॉमिक्स थ्योरीज इन इट। फिर कहा हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हेल्प इन द स्टडीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। फिर क्या कहा उसके बाद, कहा हेल्प इन द एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशंस, यूजफुल टू स्टडी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, यूजफुल टू एलोबरेट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इतना हमने इसके बारे में देखा, जिसमें कहा कि जिसमें क्या कहा, कहा कि अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता लेती है, ठीक है। फिर कहा आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करता है, बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में सहायता करती है, गणितीय संबंध स्थापित करने में सहायता करती है, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायक है। फिर देखा कि आर्थिक नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन में सहायता करती है। यह सारे जो आप देख रहे हैं, यह सारे जो अर्थशास्त्र के उसको महत्वपूर्ण बनाने में, उनकी जरूरतों को फुलफिल करने में, इसके लिए हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर कहा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी के क्या स्कोप हो सकते हैं और क्या स्कोप क्षेत्र हैं। तो जिसमें 2 मिनट रुक जाना, बाद में पेज पलट लेना, समझ में ना आ रहा है। जिसमें आपने देखा स्कोप की बात करता है, टुडे the importance of a statistic is increasing day by day, not a single areas in the visual very statistic is not in a use। उसी चीज को कहा कि आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, ऐसा कोई क्षेत्र प्रतीत नहीं होता जहां सांख्यिकी के प्रयोग के बिना
कार्य संभव होता है। हर जगह डेटा की जरूरत पड़ती है, यहां तक कि आप किसी चीज में क्वेश्चन आंसर भी करते हो तो क्वेश्चन आंसर में भी तो उसी में कहा, इसमें हमने देखा तो उसके बाद हमने देखा क्या कहा इसमें, आज के युग में सांख्यिकी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। फिर कहता है कि सभी क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग, राजनीति, आर्थिक अनुसंधान, व्यवसाय आदि में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सरकार को कुशल प्रशासन और नीति निर्माण के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा कि सेंसस जो होती है उसके लिए भी सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। चलिए देखिए आगे कहा कि in all fields statistics in the required, whether it is a business, politics, banking, economic, riches, etc., for the efficient governance and policies formations, data are the required to government also। ठीक है, इन सबको जरूरत पड़ती है। उसी चीज को कहा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी जो सांख्यिकी की सीमाएं क्या हो सकती है, तो कहने का मतलब है इसमें कहता है स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद द क्वांटिफाइड फैक्ट्स, जिसमें कहा गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती है, व्यक्तिगत इकाइयों के सरोकार नहीं रखती है, निष्कर्ष केवल औसत रूप में सत्य होते हैं, केवल विशेषज्ञ ही इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं, सांख्यिकी आंकड़े एक समान और समरूप होने चाहिए और सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। उसी चीज को कहा कि स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद द क्वांटिफाइड फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट विद इंडिविजुअल्स फैक्ट। फिर कहा स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज, ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल use of statistics, data should be uniform and homogeneous, statistics can be misused। यह कक्षा आपकी समाप्त होती है। कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।